जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, लेकिन ये इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब नहीं जानते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होती है। Hello everyone, welcome back to our channel Legal Professions. I am Aina and this is the second part on income from house property. And in this video we are going to learn about how to calculate income from house property. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो एसएससी पे करता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए वो माइनस कर देंगे, वो हमारी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से डिडक्शंस माइनस कर देंगे जो कि सेक्शन 24 के अंडर गिवन है, सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देन इट कम्स विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। If we talk about section which are involved in this are section 23 and section 24. Section 23 basically calculation of annual value की बात करता है. That means gross annual value minus municipal taxes paid by assessee is equals to net annual value. Then second is section 24 which talks about deductions. अब deductions भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके लिए हमें दो चीजें देखनी है, पहला एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। दोनों में से जौन सी भी अमाउंट हायर होगी वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज फेयर रेंट, सेकंड इज म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेंट। अब ये तीनों चीजें क्या है? फेयर रेंट होता है कोई सिमिलर बिल्डिंग का कितना रेंट बनता है, वो हम फेयर रेंट में कंसीडर करते हैं। दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू सेट करते हैं उसे हम म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड रेंट, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज सेट करती हैं बिल्डिंग की वैल्यू, रेंट की वैल्यू, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब तीनों में कंपैरिजन करेंगे। पहले हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में कंपेयर करेंगे। दोनों में से जिसकी भी अमाउंट हायर होगी हम वो सिलेक्ट करेंगे। विचएवर अमाउंट इज हायर बिटवीन फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू वी विल सिलेक्ट दैट अमाउंट। उसके बाद हम उस अमाउंट को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि फेयर रेंटल या म्युनिसिपल वैल्यू या यूं कह लो कि एक्सपेक्टेड रेंट हम स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी उसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जो भी लीस्ट अमाउंट होगी that will be our expected rent. Whichever least amount is between that selected amount and the standard rent will be the expected rent. Then next is actual rent received or receivable. साल का आपका जितना भी रेंट बनता था वो अमाउंट हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट में। अब जितना मिलना था हम सारा तो कंपेयर कर दें, लेकिन जो अमाउंट हमारी अनरियलाइज्ड होती है यानी कि टेनेंट ने हमें पेमेंट नहीं किया उसका क्या? तो वो जो अमाउंट है हम माइनस कर देंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। ओके, बट यहाँ पे वैकेंसी की वजह से जो भी आपको अमाउंट नहीं मिला है रेंट का वो माइनस नहीं होगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम अगर देखेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही हम वो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे। और वो इसेंशियल कंडीशंस कौन सी हैं जो फुलफिल होनी चाहिए जिसके लिए हम डिडक्ट कर सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट? वो है कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी वेकेंट कर दी है। ठीक है, या फिर प्रॉपर स्टेप्स लिए गए हैं कि डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है प्रॉपर्टी वेकेंट कर दे। ठीक है, तीसरा कि डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए एसएससी की। ठीक है, चौथा कि एसएससी ने प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं कि वो अपना जो अनरियलाइज्ड रेंट है वो रिकवर कर ले, पेमेंट रिकवर कर ले डिफॉल्टिंग टेनेंट से। ये अगर कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो ही हम अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि दैट रेंट व्हिच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड दैट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल।
ओके नाउ अब हमने क्या किया, कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और एक्सपेक्टेड रेंट में से। अब जिसकी भी अमाउंट हायर होगी वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, यहां तक हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू की वैल्यूएशन देखी थी, कैलकुलेशन देखी थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। In the given illustration, fair rent is rupees 50,000, municipal value is 45,000, standard rent is 48,000 and actual rent received is 60,000. तो पहला स्टेप है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव देखना। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में कंपैरिजन करना है, विच एवर इज हायर। हायर किसकी है, फेयर रेंट वैल्यू। Okay, that is 50,000. Then we have to compare, second step is to compare with the standard rent. The selected amount 50,000 we have to compare it with standard rent, which is again least amount among both of them, that is 48,000. तो हमारी expected value क्या आ गई, expected rent क्या आया 40,000. Be careful, again repeating it. First हमें compare करना है expected value के लिए फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को, दोनों को कंपेयर किया, दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू हमने सिलेक्ट की जो कि है 50,000. दूसरा स्टेप, सिलेक्टेड अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट में से हमें कंपेयर करना है, दैट मींस वी हैव टू सिलेक्ट द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट क्या है 50,000 और 48,000 में से इज 48,000, सो एक्सपेक्टेड रेंट इज 48,000. Then next step is to compare with expected rent and actual rent received. दोनों में से हाईएस्ट अमाउंट लेनी है, हाईएस्ट अमाउंट क्या है 60,000, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज रुपीज 60,000. नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन, इसमें फेयर रेंट है 50,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 55,000, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, देन इट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दैट इज 60,000. अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 55,000 दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू. ठीक है, वो सिलेक्ट की, उसके बाद हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है तो अमाउंट क्या हो गई 55,000 हमारी एक्सपेक्टेड रेंट हो गई। ठीक है, देन वी हैव टू कंपेयर दैट एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 60,000 और हमारे एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 55,000। दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दैट इज 60,000. So our gross annual value is rupees 60,000. Now third illustration. Third illustration में fair rent again 50,000, municipal value 45,000, standard rent 60,000 and then actual rent received is 60,000. So again first step हमारा compare करना है fair rent और municipal value को, किसके लिए एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। ध्यान रखना एक्सपेक्टेड रेंट, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट दिया जाता है, स्टैंडर्ड रेंट दिया जाता है, डोंट कंफ्यूज इन दैट. सो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, उसके लिए हमें कंपेयर करना है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को। फेयर और म्युनिसिपल वैल्यू में कौन सी हाईएस्ट है वैल्यू, फेयर रेंट दैट इज 50,000. देन सेकेंड स्टेप टू कंपेयर द अमाउंट सिलेक्टेड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया रुपीज 60,000, लीस्ट अमाउंट उठानी है, again rupees 50,000 as our expected rent. Then next is to compare with actual rent received that is 60,000, highest value 50,000 or 60,000, 60,000, so gross annual value is 60,000. Next is fair rent 50,000, municipal value 45,000, standard rent 60,000. नेक्स्ट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 45,000. एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे सबसे पहले, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए फेयर रेंटल और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद सब्जेक्ट टू विच इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मैक्सिमम लिमिट फ्रॉम फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम वैल्यू किसकी है फेयर रेंट की 50,000. देन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से मिनिमम अमाउंट उठानी है, किसकी मिनिमम है मिनिमम अमाउंट किसकी है फेयर रेंट की 50,000, सॉरी सिलेक्टेड अमाउंट 50,000. ओके, सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया 50,000. देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से, दोनों में से हायर वैल्यू किसकी है एक्सपेक्टेड रेंट की यानी कि 50,000. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज रुपीज 50,000. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने हर सिचुएशन अलग अलग इलस्ट्रेशंस के थ्रू करके देख ली है. लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम एनुअल वैल्यू निल लेते हैं यानी कि जीरो.
एनुअल वैल्यू निल जाएगी। ओके, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी निल है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी निल है, नेट एनुअल वैल्यू निल है। ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू वगैरह, नेट एनुअल वैल्यू निल जाएगी। जो डिडक्शन होगी, अगर आप बोरोड कैपिटल, जो हम देखेंगे आगे डिडक्शन, वो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन नेट एनुअल वैल्यू हमारी निल होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ओके, अब सपोज कह लो कि आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दूसरी वेकेंट प्रॉपर्टी है। अब उस पे तो आप रेंट इनकम नहीं अर्न कर रहे हो, तो उसका क्या? तो ये भी इन्होंने रूल दिया कि दो प्रॉपर्टीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो। ओके, दो प्रॉपर्टीज पर आप नेट एनुअल वैल्यू निल ले सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं और वो वेकेंट है, यानी कि आप उस पे आपने उसको रेंट पर नहीं दिया है, यू हैव नॉट लेट आउट दैट प्रॉपर्टी, बट इट वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी कि माना जाएगा कि आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है, आपने रेंट पर दी है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम दो प्रॉपर्टीज आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी डीम्ड मानी जाएगी, उससे ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द सेम वैल्यूएशन प्रोसीजर, the net annual value will be calculated. Further, income from house property will be calculated. है ओके, सो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं क्या। पहला कि वो असेसी ने पे किया होना चाहिए, यानी कि बर्डन जो है ऑनर के ऊपर है म्युनिसिपल टैक्स पे करने का, ही इज पेइंग द म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, सेकेंडली वो उसी ईयर में पे होना चाहिए जिस ईयर में आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। ओके, इट शुड बी पेड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर ओनली, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर ओनली। ओके, अब अगर आपकी म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, ये आप डिडक्शन में क्लेम नहीं कर सकते, उसी प्रीवियस ईयर में क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन इन विच यू हैव एक्चुअली पेड दैट अमाउंट, यू हैव एक्चुअली पेड द म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, अब ऐसे ही दूसरी सिचुएशन देखी जाए जिसमें एरियर्स आप पे कर रहे हो, यानी कि ड्यू आपका पिछले साल पहले हो चुका था, बट यू आर पेइंग इन दिस प्रीवियस ईयर नाउ। ओके, आपका हुआ था ड्यू फॉर एग्जाम्पल 2021 में, सॉरी 1920 में, आपने पे किया 2021 में, तो डिडक्शन आप 2021 में क्लेम करोगे, यानी कि डिडक्शन आप प्रीवियस ईयर 2021 में क्लेम करोगे। ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है कि यही कि जिस ईयर में आप एक्चुअली पे कर रहे हो म्युनिसिपल टैक्सेस, उसी ईयर में, उसी ईयर के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट देखा जाए, अगर प्रॉपर्टी बाहर सिचुएट करती है, इंडिया से बाहर, तो उस केस में क्या होगा? इसके सीआईटी वर्सेस आर वेणुगोपाला रेड्डी 1965 का केस है, इसमें क्लियरली डिसाइड किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी बाहर सिचुएट कर रही है, उस कंट्री की लोकल अथॉरिटी को आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो वो अथॉरिटी लिवाई कर रही है आपके ऊपर, जो वो अथॉरिटी क्लेम कर रही है आपसे, वो आप एज अ डिडक्शन ले सकते हो नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम कि प्रॉपर्टी बाहर सिचुएट कर रही है, म्युनिसिपल टैक्सेस बाहर पे कर रहे हैं, तो चाहे बाहर पे कर रहे हो, वो भी आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इससे हमारी क्या आती है? नेट एनुअल वैल्यू। यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्या थे? अगर हम सम अप करें दोनों पॉइंट्स को कि म्युनिसिपल टैक्सेस कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? असेसी, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और किस ईयर में, जिस ईयर में आप क्लेम कर रहे हो उसी ईयर में आपने पे किए होने चाहिए। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नथिंग एल्स। So this was the calculation regarding net annual value under section 23 of Income Tax Act. अब देखते हैं डिडक्शंस विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 क्या कहता है कि नेट एनुअल वैल्यू से हम कुछ डिडक्शंस लेस करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब 24 क्या कहता है? कहता है कि दो तरह की डिडक्शंस होती हैं। पहला 24A, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ओके, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हम
बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अब इसकी लिमिट्स हैं कुछ। अगर तो हम रेंटेड हाउस पर हमने बोरोड की थी कैपिटल, उसके रिगार्डिंग हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम सारा का सारा एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, उस केस में दो तरह की लिमिट्स है, एक 30,000 है और एक 2 लाख है। अब 30,000 और 2 लाख किन किन केसेस में होगा वो हम आगे देखते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किस पर्पस के लिए ली गई है, किस पर्पस पे हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर कैपिटल हमने बोरो की है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज और एक्विजिशन के लिए, या फिर रीन्यूअल, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हमने कैपिटल बोरो की है, हमने लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट के लिए हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 24B के अंडर। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर आपने फ्रेश लोन लिया है ओरिजिनल लोन पे करने के लिए, यानी कि आपने रिकंस्ट्रक्शन, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया था, उसको रीपे करने के लिए आपने एक फ्रेश लोन लिया है। ओके, उस फ्रेश लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब 30,000 और 2 लाख किन किन केसेस में पे होता है, मैक्सिमम लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। ओके, डोंट फॉरगेट दैट कि हम ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में देख रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट एक 30,000 होती है और दूसरी 2 लाख। अब वो किन किन केसेस में होती है वो देखते हैं। पहले 30,000 हम तब पे करते हैं अगर हमने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है। ओके, 1 अप्रैल 1999 उससे पहले लिया है, और किन किन पर्पसेस के लिए लिया है, एक कंस्ट्रक्शन, परचेज, एक्विजिशन, रिपेयर, रीन्यू और रिकंस्ट्रक्शन। किसी भी पर्पस के लिए हमने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो उसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 30,000। मैक्सिमम 30,000 डिडक्शन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है और उसका पर्पस क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रीन्यूअल, ये 3 केसेस में ही हम 30,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से के बाद। दूसरा केस है मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख। अब ये किन किन केसेस में 2 लाख की लिमिट अलाउड है, अगर आपने कैपिटल 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन, परचेज और एक्विजिशन। तो परचेज या कंस्ट्रक्शन किसी पर्पस के लिए हमने लोन लिया है, तो वो भी 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो हम मैक्सिमम लिमिट कितनी क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख। बट कंडीशन कि वो कंस्ट्रक्शन, वो परचेज जिस दिन से आपने लोन लिया है उससे 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, वो एक्विजिशन भी 5 साल के अंदर अंदर आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और एक और पॉइंट कि जिस ईयर में आपकी एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस ईयर में आप फुल्ली इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है सारा का सारा क्लेम कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यानी कि इन कंस्ट्रक्शन से पहले आपने कैपिटल, बोरोड कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, उसकी डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे, उसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी। ठीक है, जिस साल में आपकी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट हुई है उस साल से इन इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट्स वी कैन क्लेम इट एज अ डिडक्शन। बट कंडीशन, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उस केस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 30,000 और 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, उससे एक्सीड नहीं करेगी। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख या फिर 30,000, अलग अलग सिचुएशन जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बात करें कि अगर हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, ठीक है, हमने देखा नेट एनुअल वैल्यू निकाली, उससे हमने डिडक्शन माइनस कर दी, यहां तक हमारी डिडक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, हमने डिडक्शन माइनस कर दी, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सपोज कीजिए लॉस आया है, ठीक है, अब वो लॉस हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ उस ईयर में 2 लाख मैक्सिमम हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग लॉस है, सपोज 2 लाख से ज्यादा लॉस आया हमारा, ठीक है, तो वो लॉस हम अगले 8 सालों में सेट ऑफ कर सकते हैं, 8 सालों से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते।
ठीक है, अगले 8 सालों में हम वो लॉस जो है सेट ऑफ कर सकते हैं. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट एज अ स्टार. ओके, with this we are done with the calculation of income from house property. सबसे पहले net annual value निकाली. कैसे? gross annual value less municipal tax is equals to net annual value. less deductions we get income from house property. ओके, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. कुछ एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.